गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव और परिसंचरण। सभी जो उच्चतर जंतुओं की कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं और अंग है ना, इसमें सुव्यवस्थित होती है और ये सभी जो है वो विशेष प्रकार के कार्यों को करते हैं। अतः उनके मध्य पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान जो है वो आवश्यक होता है। जैसे पाचन तंत्र में पचे हुए पोषक पदार्थ श्वसन से ऑक्सीजन और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन को शरीर की कोशिकाओं में विसरित करने और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसनांगों तक लाने में यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, ये उच्चतर जंतुओं में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। एक डेवलप्ड परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। जो निम्न वर्गीय होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इन संघों के सदस्य हैं। इनके जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता ही नहीं है। मतलब एक कोशिका स्तर पर या ऊतक स्तर पर ही बहुत ही सरल प्रकार का होता है, क्योंकि इन जंतुओं में पदार्थों का आदान प्रदान सीधे विसरण के द्वारा या गुही द्रव्य के द्वारा होता है। ऑक्सीजन वातावरण से सामान्य सतह द्वारा शरीर से विसरित हो जाता है और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी विसरण के द्वारा ही बाहर निकल जाता है। 1928 में अंग्रेज डॉक्टर सर विलियम हार्वे ने सबसे पहले हृदय के कार्यों और रुधिर परिसंचरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराया था। सभी जो कशेरुकी जंतुओं हैं उनमें रुधिर वाहिनियों में बहता है, जिसको कि बंद प्रकार का क्लोज्ड टाइप का परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और इनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। तो रुधिर के अतिरिक्त दूसरा द्रव जिसको कि लसिका द्रव्य कहते हैं, ये भी एक रुधिर का ही छना हुआ प्लाज्मा का भाग होता है। ये भी कुछ पदार्थों को अभिगमित करता है और वापस से रुधिर में मिला दिया जाता है। इस प्रकार अगर उच्च वर्गीय जंतु खास करके मैमल्स की बात करें तो इनमें दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक तो रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। तो आज हम सबसे पहले रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है? रुधिर या ब्लड एक परिसंचारी सर्कुलेटिंग तरल ऊतक होता है ना। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये रुधिर वाहिनियों और हृदय से होकर पूरे शरीर में कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट करते रहता है, परिक्रमा करते रहता है, पदार्थों का स्थानांतरण करते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम ये करते रहता है। सामान्यतः वयस्क मनुष्य में लगभग 5.0 लीटर रुधिर पाया जाता है, जो शारीरिक भार का लगभग 7 से 8% भाग बनाता है और पानी से लगभग 5 गुना अधिक विस्कासी होता है ना। और ये जो हमारा रुधिर है वो क्षारीय माध्यम का होता है। इसका पीएच मान जो है वो 7.4 होता है और स्वाद में ये साल्टी यानी नमकीन होता है। रुधिर के द्रव वाले भाग को प्लाज्मा कहा जाता है और ये संपूर्ण रुधिर का 55% भाग होता है। शेष जो 45% भाग है वो रक्त कोशिकाएं यानी रक्ताणुओं यानी ब्लड कार्पसेस के रूप में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रुधिर दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो रुधिर प्लाज्मा जिसमें कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं, और दूसरा रक्ताणु 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कणिकाएं भी 2 प्रकार की होती है। एक तो कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं और दूसरा कणिका विहीन श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और कणिका विहीन श्वेत रक्त कणिकाएं में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक, देन अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये हल्के पीले रंग का स्वच्छ और निर्जीव तरल ग्राउंड फ्लूइड होता है और रुधिर का 55% भाग बनाता है। इसमें 90 से 92% भाग जो है जल, 6 to 8% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज का होता है। प्लाज्मा के प्रमुख अवयव और उनके कार्य का विवरण के बारे में हम बात करें तो सबसे प्रमुख अवयव प्लाज्मा में 90% जल होता है।
ठीक है। और बाकी जो है वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, हार्मोन, एंजाइम, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि इसमें घुले हुए रहते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीज आयन, क्लोरीन आयन, है ना, और कार्बनिक आयन, कार्बनिक फास्फेट, ये सब आयन जो है वो इसमें घुले हुए रहते हैं। और जल का जो मुख्य कार्य है वो रुधिर दाब और आयतन का नियमन करना होता है। कार्बनिक पदार्थों का जो मुख्य कार्य होता है ये जैसे फाइब्रिनोजन है और रुधिर का थक्का जमाने में, प्रोथ्रोम्बिन है रुधिर का थक्का जमाने में, है ना, अमीनो अम्ल, वसा, ग्लिसरॉल जो है वो पोषक पदार्थ होते हैं जो कोशिका के लिए आवश्यक होता है। अकार्बनिक पदार्थ जो है विलय, विभय और पीएच नियमन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम संगठित पदार्थों की बात करें, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करें, तो लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स और रुधिर पट्टिकाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहा जाता है और ये रुधिर का 45% भाग बनाता है। ठीक, तो एक एक के बारे में हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, इनको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। याद रखना, आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है और इनकी संख्या ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है, इसी कारण ब्लड का जो कलर है वो लाल दिखता है। कुल रुधिर कणिकाओं में से लगभग 99% भाग जो है वो आरबीसी का ही होता है और इनका व्यास जो है वो 7 to 8 माइक्रोन और मोटाई जो है वो 2 मिलीमाइक्रोन होती है और ये आकार में वृत्ताकार यानी गोल डिस्क रूपी, है ना, और उभयावतार होता है। बीच में इसका केंद्रक, बीच का जो भाग है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, एक तरफ उभरा हुआ होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक रहित होता है। इनमें केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका और गाल्जी बॉडी भी नहीं पाया जाता। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। वयस्क मनुष्य में 50 to 55% लाख प्रति घन मीटर और महिला में 45 लाख प्रति घन मीटर होता है। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण इनमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है हीमोग्लोबिन। हमने इसके पहले श्वसन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ बनकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की प्रोटीन ग्लोबिन होता है जो हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा रहता है और इसीलिए रुधिर का रंग जो लाल रंग होता है वो हीम के कारण ही होता है। ये एक लौह प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का प्रत्येक अणु ग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और फेरस आयन युक्त हीम के 4 अणुओं से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है। इनका संयोग ऑक्सीजन का आंशिक दाब पर निर्भर करता है। इनमें कार्बनिक एनहाइड्रेज भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होता है। इरिथ्रोसाइट्स के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपाइसिस या हीमोपाइसिस भी कहा जाता है। भ्रूणावस्था में इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण यकृत में, प्लीहा में, थाइमस में होता है, लेकिन जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, लंबी अस्थियां जैसे कि फीमर, उरोस्थी, कपाली अस्थियां, इनमें बीच में जो होलो होता है ना, नरम भाग होता है, वो अस्थि मज्जा कहलाता है, इसमें होता है। लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल 120 दिन का होता है और नष्ट हुई लाल रक्त कणिकाओं का विघटन प्लीहा के द्वारा और यकृत के द्वारा किया जाता है। इसीलिए प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के प्रोटीन भाग ग्लोबिन को अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। हीम समूह के लौह युक्त को यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है और शेष भाग को बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पित्त वर्णक में परिवर्तित करके यकृत में इसको परिवर्तित किया जाता है और पित्त के साथ इसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तब लाल रुधिर कणिकाओं के अगर हम कार्य के बारे में बात करें
यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं के कुछ लाल रुधिर कणिकाओं का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो कार्य की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से सभी ऊतकों तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाता है, रुधिर की विस्कासिता को नियमित करके फेफड़ों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन एक उभय प्रतिरोधी तंत्र की तरह कार्य करता है, जिससे इरिथ्रोसाइट्स रुधिर के पीएच को नियमित बनाए रखने में के कार्य में मदद करता है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे।